हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। तो मिडिवल हिस्ट्री का जो लेक्चर हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था, आज उसको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड ये जो लेक्चर्स हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्जाम जो आ रहा है उसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से देख लीजिए। एंड मैं यहाँ पे पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, यूपी स्पेशल हो, मिडिवल हिस्ट्री हो, मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स रहते हैं उनको यहाँ पे कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो आप रेगुलरली लेक्चर्स को देखते रहिए। और इसके साथ में हिंदी में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो ऑलरेडी मैंने सारे करा रखे हैं। पर्यायवाची शब्द अभी नहीं कराए हैं, उनको भी मैं ऐड करा दूंगी क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में पर्यायवाची भी आते हैं। बाकी जो जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि वाक्यांश के लिए एक शब्द या फिर विलोम शब्द, ये जो आपके मुहावरे लोकोक्तियां होते हैं, और इसके अलावा उपसर्ग प्रत्यय, मतलब जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं लगभग मैंने सारे करा दिए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं। सूफिज्म एंड भक्ति मूवमेंट। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू सूफिज्म। तो सूफिज्म के बारे में बताना है कि इनमें से कौन कौन से सही हैं। पहला है कि वे संगीत और उपदेशों के जरिए आध्यात्मिकता का प्रचार करते थे, ये सही है। दूसरा है, सूफी उनके धार्मिक दृष्टिकोण में बहुत ही रूढ़िवादी होते थे, तो ये गलत है, रूढ़िवादी नहीं होते थे। तीसरा है, सूफी धार्मिक संप्रदाय या सिलसिला में संगठित होते थे, तो सही है। इनसे पीरी मुरीदी परंपरा का आरंभ हुआ, तो ये भी सही है। ठीक है, तो बस ये जो है, क्या वो कंजर्वेटिव थे, यानी कि सूफी उनके धार्मिक दृष्टिकोण में बहुत ही रूढ़िवादी होते थे, तो ये वाला गलत है। बाकी फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा बी। ठीक है, तो 12वीं शताब्दी के आसपास सूफी 12 सिलसिलों या संप्रदाय में विभाजित थे। एक सिलसिला का अगुवा आमतौर पर कोई मशहूर सूफी होता था जो अपने शिष्यों मुरीदों के साथ एक खानका में रहता था। गुरु, पीर और मुरीद का संबंध सूफी परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग था। ठीक है, तो ये इसके अंदर की थ्योरी है, बाकी जो मेन बातें हैं वो हम लोगों ने समझ ली हैं। विच फेमस सूफी सेंट इज नोन एज चिराग ए दिल्ली। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है कि चिराग ए दिल्ली इनमें से किसको बोला जाता है। तो शेख नसीरुद्दीन महमूद, इनका नाम याद रख लीजिए, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है कि चिराग ए दिल्ली किसको कहा जाता है। तो शेख नसीरुद्दीन महमूद को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है। तो इनका जन्म जो है 1274 में अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था। किनका? शेख नसीरुद्दीन महमूद का। और 1356 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। और ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद आपको याद रखने हैं किसके शिष्य थे, तो निजामुद्दीन औलिया के ये शिष्य थे। फिर नेक्स्ट है, वेयर इज द दरगाह ऑफ शेख निजामुद्दीन औलिया। तो इनका जो दरगाह है वो कहाँ पर है, निजामुद्दीन औलिया का, तो ये दिल्ली में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, यूपीपीसीएस में भी पूछा है। शेख निजामुद्दीन औलिया का जो दरगाह है वो कहाँ पर है, तो ये दिल्ली में है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। भक्ति मूवमेंट पे आ गए। हु इज कंसिडर्ड एज द फाउंडेशन हेड ऑफ द भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र। तो कौन है फाउंडेशन हेड भक्ति मूवमेंट का महाराष्ट्र में, तो ये है ज्ञानेश्वर। ठीक है, या फिर ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वर या फिर ज्ञानेश्वर। तो ये जो है कौन है फाउंडेशन हेड ऑफ द भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र। संत ज्ञानेश्वर को महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का प्रणेता माना जाता है। वारकरी संप्रदाय एक पूर्ण भक्ति संप्रदाय है जो शंकराचार्य के अद्वैतवाद में विश्वास करता है। ज्ञानेश्वर या ध्यानेश्वर को वारकरी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। आगे देख लेते हैं, द मिस्टिक पोएट मीराबाई अ भक्ति सेंट वॉज। तो मीराबाई कौन थी? तो क्या वो गुजरात के एक पुजारी की बेटी थी? नहीं। क्या वो एक राजपूत शाही परिवार में उनका जन्म हुआ था और उनका विवाह एक राजपूत राजा से हुआ था? तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, मीराबाई का जन्म राजपूत शाही परिवार में जोधपुर के चौकड़ी गांव में 1498 ईस्वी में हुआ था। मीराबाई का विवाह मेवाड़ के राजपूत राजा महाराणा सांगा के पुत्र कुंवर भोजराज से हुआ था। तो इनके पति का नाम क्या था? भोजराज इनके पति का नाम था। और मीराबाई हिंदी और गुजराती दोनों की कवित्री मानी जाती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैतन्य महाप्रभु वॉज बॉर्न इन। तो चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था नवाबदीप, जो कि वेस्ट बंगाल में। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म पश्चिम बंगाल के नवदीप शहर में 18 फरवरी
1486 को हुआ था। इनके बचपन का नाम विशंभर मिश्र था। इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, और बस इनका धर्म क्या था वो जान लेना है। तो चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म था वो मतलब जन्म तो हम लोगों ने देख लिया, ये पश्चिम बंगाल के नवदीप शहर में हुआ था। और इनका जो धर्म था तो ये वैष्णव संप्रदाय या वैष्णव धर्म में विश्वास रखते थे। और इनका जो बचपन में इनको निमाई के नाम से जाना जाता था। ठीक है। फिर नेक्स्ट है संत कबीर वॉज ए डिसिपल ऑफ। तो संत कबीर जो थे वो किसके शिष्य थे? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रामानंद के शिष्य थे। संत कबीर दास रामानंद के शिष्य थे। रामानंद 14वीं शताब्दी में उत्तर भारत के गंगा नदी क्षेत्र में वैष्णव संत थे। कबीर रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। तो कबीरदास जी तो थे वो इनके रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। कबीर हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण शाखा के ज्ञान मार्गी शाखा के महान कवि हैं। ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग स्ट्रांगली अपोज्ड सेक्टेरियनिज्म एंड राइट्स एंड इंसिस्टेड ऑन एडॉप्शन ऑफ हिंदी इन प्लेस ऑफ संस्कृत। तो इनमें से किसने जो है सांप्रदाय और संस्कारों का कड़ा विरोध किया और संस्कृत के स्थान पर हिंदी को अपनाने पर जोर दिया? ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। चैतन्य महाप्रभु, इनका नाम याद रखना है। चैतन्य महाप्रभु ने सांप्रदायवाद और संस्कारों का कड़ा विरोध किया। ठीक है, संप्रदायवाद और संस्कारों का कड़ा विरोध किया और संस्कृत के स्थान पर हिंदी को अपनाने पर जोर दिया। चैतन्य महाप्रभु वैष्णव धर्म के भक्ति योग के परम प्रचारक एवं भक्ति काल के प्रमुख कवियों में से एक हैं। फिर विजयनगर एम्पायर देख लेते हैं। Which illustrious ruler of the Deccan was a contemporary of बाबर? ठीक है, तो contemporary का मतलब क्या होता है? यानी कि समकालीन। तो बाबर के समकालीन इनमें से कौन सा डक्कन रूलर था? तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय। ठीक है, ये आपको याद रखना है। विजयनगर साम्राज्य के सम्राट कृष्णदेव राय दक्कन के सबसे प्रसिद्ध शासक और बाबर के समकालीन थे। उनके शासन काल में साम्राज्य शांति, व्यवस्था, शक्ति, समृद्धि और विद्या में अपने चरम पर पहुंच गया। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है ना कृष्णदेव राय, ये पर्टिकुलरली डेक्कन से बिलोंग करते हैं और ये बाबर के समकालीन थे। एक तो हमें ये बात पता चल गई। दूसरा, मुगल सम्राट बाबर ने अपनी जीवनी बाबरनामा में उन्हें भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी मुगल शासक ने अपनी जीवनी में, जो कि उनकी बाबरनामा जीवनी है बाबर की, उसमें उन्होंने इनका जिक्र किया है। विजयनगर के जो ये थे सम्राट, इनका क्या नाम था? इनका नाम था कृष्णदेव राय। ठीक है, तो इनके बारे में बताया है कि ये सबसे शक्तिशाली शासक थे। फिर है कल्याण मंडप वॉज नोटेबल फीचर इन कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल ड्यूरिंग द रियाइन ऑफ। तो कल्याण मंडप जो था उस टाइम पे किसके टाइम पे प्रसिद्ध था? तो ये विजयनगर एम्पायर में कल्याण मंडपस ये काफी पाए जाते। तो विजयनगर संप्रदाय के शासनकाल के दौरान मंदिर निर्माण में कल्याण मंडप एक उल्लेखनीय विशेषता थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का। अब ये काफी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी उसके फाउंडर कौन थे विजयनगर एम्पायर के? तो ये थे हरिहर एंड बुक्का। ठीक है, इन दोनों को ही भाइयों को इनके फाउंडर के नाम से जाना जाता है। और ये 1336 ईस्वी में जो है इन्होंने स्थापना की थी। हम्पी में विरूपक्ष मंदिर तथा देवराय प्रथम का हजारा राम मंदिर। ठीक है, तो आपने ये हम्पी जो है कर्नाटका में है, वहां पे एक विरूपक्ष मंदिर है। ठीक है, तो ये और देवराय प्रथम का जो हजारा राम मंदिर है विजयनगर वास्तुकला का प्रसिद्ध उदाहरण है। तो ये आपको विजयनगर एम्पायर के तो ये जो टेम्पल है इनको भी याद रखना है। एक तो हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर और देवराय प्रथम का जो हजारा राम मंदिर जो है, इन दोनों को ही। ठीक है। फिर विच डायनेस्टी डिड कृष्णदेव राय द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ विजयनगर बिलोंग टू? तो कृष्णदेव राय किस पर्टिकुलर डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? तो ये तुलुबा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय तुलुब राजवंश के सबसे महान शासक थे। तुलु वंश का संस्थापक वीर नरसिंह था। विजयनगर साम्राज्य के विभिन्न राजवंशों का क्रम निम्न है। सबसे पहले था संगम वंश, फिर था सुलूब वंश, फिर था तुलुब वंश, फिर उसके बाद में अराबिडो वंश। ठीक है, दोबारा देख लो। सबसे पहले संगम डायनेस्टी थी, फिर सुलूब डायनेस्टी थी, फिर तुलुब डायनेस्टी, फिर अराबिडो। ठीक है। अच्छा, आगे देख लेते हैं। Who among the following founded the विजयनगर एम्पायर इन 1336? ठीक है,
तो किसने जो है फाउंड की थी इस पर्टिकुलर डायनेस्टी को? तो ये अभी हम पहले भी देख चुके थे, हरिहर एंड बुक्का। तो वर्ष 1336 में प्रसिद्ध वैष्णव संत विद्याधर की प्रेरणा से हरिहर तथा बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। प्रारंभ में हरिहर एवं बुक्का काकतीय राजवंश के अधीन सामंत थे। कालांतर में कंपिली राज्य में मंत्री बने। मोहम्मद तुगलक द्वारा कंपिली अभियान के समय इन दोनों भाइयों को दिल्ली लाया गया, जहां उन्हें मुसलमान बना दिया गया। तो ये कन्वर्टेड मुस्लिम थे, ठीक है। और फिर इनका दोबारा से हिंदू धर्म में शुद्धिकरण किया गया था। एक महंत विद्यारण्य थे, उन्होंने इनका जो है दोबारा से शुद्धिकरण किया था, और इन्होंने अपने पिता संगम के नाम पर संगम वंश की स्थापना की। तो ये भी आपको याद रखना है। तो संगम वंश की जो स्थापना की थी वो इन्होंने ही, हरिहर एंड बुक्का ने की थी। और विजयनगर एम्पायर के भी फाउंडर यही थे। फिर नेक्स्ट बहामनी किंगडम पे हम आ गए। तो ये जो क्रोनोलॉजी मैंने बताई ना, ये संगम वंश, फिर सलूब वंश, फिर तुलूब वंश, फिर अराबीडू, इसको आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है बहामनी किंगडम के बारे में देख लेते हैं। विच बहामनी रूलर शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम गुलबर्ग टू बीदर? किसने शिफ्ट की थी गुलबर्ग से लेके बीदर तक? तो ये थे अहमद शाह। अहमद शाह ने बहामनी रूलर थे ये, इन्होंने कैपिटल को गुलबर्ग से बीदर शिफ्ट किया था, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की। इससे अपनी राजधानी इन्होंने अपनी राजधानी को गुलबर्ग को बनाया। और शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्ग से हटाकर बीदर में स्थापित की। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है। अब हम मुगल एम्पायर पे आ गए हैं, तो ये वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं। हु डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली इब्राहिम लोदी इन 1526 एट पानीपत एंड कैप्चर दिल्ली एंड आगरा? तो किसने जो है इब्राहिम लोदी को हराया था, और ये 1526 में इन्होंने हराया था पानीपत में, एंड कैप्चर किया दिल्ली को और आगरा को? तो ये थे बाबर। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया, ठीक है। तो इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिल्ली और आगरा को इन्होंने कब्जा कर लिया था, ठीक है, ये याद रखना है। विच बैटल एंडेड द मुगल अफगान कॉन्टेस्ट फॉर द थ्रोन ऑफ दिल्ली इन फेवर ऑफ द मुगल्स? तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था कि जो मुगल अफगान का कॉन्टेस्ट था फाइनली एंड हो गया था, ठीक है। और ये किसके फेवर में चला गया था? मुगल के फेवर में, क्योंकि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में हुआ क्या था कि इसमें इब्राहिम लोदी की हार हो गई थी, ठीक है। तो मुगल और सल्तनत का जो मुगल और अफगान के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो यहाँ पे रिजॉल्व किया, खत्म हो गया था, क्योंकि बाबर ने इनको हरा दिया था, इब्राहिम लोदी को। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को मुगल शासक बाबर तथा दिल्ली सल्तनत के अफगान शासक इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया। इसमें इब्राहिम लोदी को परास्त कर बाबर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। इस युद्ध में बाबर ने प्रथम बार तोपखाना तथा तुलुगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया गया, ठीक है। When and between whom the first battle of पानीपत was fought? तो ये तो आपको पता ही है कि जो फर्स्ट बैटल हुआ था वो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। और जो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत था वो हुआ था 1556 में, ठीक है। तो इसी तरीके से 1556 में हुआ था सेकेंड जो बैटल था। उसके बाद में जो थर्ड बैटल था वो अफगान के बीच में हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से है। पानीपत की पहली लड़ाई मुगल आक्रमणकारी शासक बाबर तथा भारत का शासन कर रहे अफगान शासन इब्राहिम लोदी के बीच 21 अप्रैल 1526 को दिल्ली के पास पानीपत मैदान में लड़ी गई थी, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, इसी युद्ध में बाबर ने पहली बार तुलुगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था। तुलुगमा, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सही है ना, तुलुगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था। साथ ही तोपखाना का भी प्रयोग भारत में पहली बार हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध सन 1556 ईस्वी में शासक हेमू तथा अकबर के मध्य लड़ा गया, जिसमें अकबर विजयी रहा था, ठीक है। तो ये 30 साल बाद हुआ था। 1526 में पहला हुआ था और 30 साल बाद जो है हेमू और अकबर के मध्य दूसरा जो है युद्ध लड़ा गया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध सन 1556 ईस्वी में शासक हेमू तथा अकबर के मध्य लड़ा गया।
जिसमें अकबर विजयी रहा। तीसरा जो है पानीपत का तृतीय युद्ध जो था वो 1761 ईस्वी में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया, जिसमें मराठों की बुरी तरह से हार हुई। नेक्स्ट है द सेंट्रल एशियन रूलर हु फाउंडेड द मुगल एम्पायर वॉज। द सेंट्रल एशियन रूलर हु फाउंडेड द मुगल एम्पायर वॉज। इसका सही आंसर बनेगा बाबर। द सेंट्रल एशियन रूलर जिसने क्या कहते हैं फाउंड किया था मुगल एम्पायर को, तो वो कौन थे? वो थे बाबर। और अभी हम देख ही चुके हैं कि इन्होंने जो है इब्राहिम लोदी को हरा दिया था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, तो बस इसी से ही ये सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। Which of the following was the basic difference between जमा एंड हासिल ड्यूरिंग मुगल इंडिया? तो जमा जो था वो बेसिकली असिस्ड अमाउंट था और हासिल जो था वो कलेक्टेड अमाउंट था। ठीक है, तो मुगल कानी भारत में जमा का अर्थ निर्धारित रकम एवं हासिल का अर्थ वसूली गई रकम थी। अकबर के बारे में क्या दिया गया है? इन विच ईयर दिन ई इलाही वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज न्यू रिलीजियन बाई अकबर। तो ये ईयर याद रखना है, 1581 में दिन ई इलाही को इंट्रोड्यूस किया गया था एज न्यू रिलीजन बाय अकबर। ठीक है, तो 1581 से 82 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर ने दिन ए इलाही धर्म चलाया था। दिन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक राजा बीरबल महेश दास था। अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की थी। यह ऐतिहासिक घटनाओं के वास्तविक विवरणों, अशासकीय दस्तावेजों तथा जानकार व्यक्तियों के मौखिक प्रमाणों जैसे विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों पर आधारित है। अकबरनामा को तीन, जैसे कि प्रथम में अकबर का जीवन, दूसरे में अकबर का शासन व तीसरे में जिल्द जिल्द में आयनी अकबरी जिल्दों में विभक्त है। तो इस तरीके से अकबरनामा जो इनकी किताब है अबुल फजल ने लिखी है, अकबर की पूरी जीवनी उसमें आपको देखने को मिलेगी, उनके जीवन के बारे में सब कुछ देखने को मिलेगा, फिर उनके शासन के बारे में देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से तीन पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो दिन ई इलाही की जो डेट है वो हमें याद रखनी है, ये 1581 इसकी डेट है। ठीक है, और बाकी हमने सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में देख लिया था, वो अकबर और हेमू के बीच में हुई थी 1556 में। तो जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था वो 1526 में हुआ था, जस्ट उसके 30 साल बाद सेकंड बैटल ऑफ पानीपत भी हुआ था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एस्टेब्लिश्ड बाय मुगल एम्परर अकबर। ठीक है, तो रामबाग, जहांगीर महल, अकबर आगरा फोर्ट और अकबर फोर्ट। ठीक है, तो रामबाग जो है ये बाबर ने बनवाया था, और बाकी जहांगीर महल, आगरा फोर्ट, अकबर फोर्ट, ये सब अकबर ने बनवाए थे। तो मुगल शासक अकबर द्वारा रामबाग को स्थापित नहीं किया गया था। भारत में रामबाग शैली का निर्माता बाबर है, जिसने आगरा में 1528 ईस्वी में रामबाग का निर्माण करवाया। आगरा के किले में स्थित जहांगीर महल का निर्माण अकबर ने करवाया। साथ ही आगरा किला तथा अकबर का किला भी अकबर द्वारा ही बनवाया गया था। नेक्स्ट है, अकबर कंस्ट्रक्टेड हिरन मिनारेत इन मेमोरी ऑफ हिज बिलोव्ड। तो वो उसका हाथी था, उसका उन्होंने हिरन जो है नाम रख रखा था। तो सम्राट अकबर ने अपने शासनकाल में फतेहपुर सीकरी में अपने प्रिय हाथी हिरन की याद में हिरन मिनारत नामक स्मारक बनवाया था। अकबर ने ही चार बाग निर्मित करने की परंपरा शुरू की थी। फतेहपुर सीकरी में अकबर के काल में निर्मित प्रमुख इमारतें इबादत खाना, बुलंद दरवाजा, बीरबल निवास, अनूप तालाब आदि हैं। तो अगर आप कभी फतेहपुर सीकरी गए होंगे तो आपने वहां पर ये सारे जो इम्पोर्टेंट जो ये मॉन्यूमेंट्स हैं उनको देखा होगा, ये सारे वहां पे मौजूद हैं। इसके अलावा पंच महल है, जोधाबाई महल है। ठीक है, बीरबल निवास तो इसमें लिखा ही हुआ है। बुलंद दरवाजा तो देखने को मिलता है, इबादत खाना है, तो ये सारी चीजें फतेहपुर सीकरी में ये स्थित है। व्हेन एंड बिटवीन whom द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट। तो अभी हमने डिस्कस कर ही लिया था कि 1556 में हेमू और अकबर के बीच में सेकंड बैटल पानीपत का हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में हेमू और अकबर की सेना के बीच हुआ था, जिसमें हेमू की पराजय हुई। इस युद्ध में अकबर के सेनापति खान जमान और बैरम खान थे। इस युद्ध के फलस्वरूप दिल्ली पर वर्चस्व के लिए मुगलों और अफगानों के बीच चलने वाले संघर्ष समाप्त हो गया। नेक्स्ट है, बीरबल द हिंदू एडवाइजर ऑफ मुगल एम्परर अकबर वॉज बोर्न इन विच ऑफ दीज नेम्स। तो ये किस नाम से जो है जन्मे थे? तो महेश दास के नाम से ये जन्मे थे। ठीक है, तो मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ये पूरा नाम है अकबर का, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, के नवरत्नों में शामिल बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था। मध्य प्रदेश के सीधी जिले
के सिंगवाल तहसील के घोगरा गांव में 1528 ईस्वी में जन्मे महेश दास की बुद्धिमत्ता व हाजिर जवाबी से प्रसन्न होकर अकबर ने उन्हें बीरबल नाम दिया था। बीरबल अकबर द्वारा चलाए गए दीन ए इलाही धर्म को अपनाने वाला प्रथम व अंतिम हिंदू व्यक्ति है। ठीक है, हिंदू व्यक्ति था। फिर है दीन ए इलाही, तो ये एक बेसिकली रिलीजियस मूवमेंट था और ये अकबर के द्वारा ही था। दीन ए इलाही 1581 डेट याद रखनी है दीन ए इलाही की। फतेहपुर सीकरी की, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं अकबर के टाइम पे। तो फतेहपुर सीकरी की जो स्थापना हुई थी वो 1571 में हुई थी। इबादत खाना की स्थापना 1575 में हुई थी। मजहर की घोषणा जो हुई थी 1579 में हुई थी। दिन ए इलाही 1582 में। दिन ए इलाही ये 1582 में हुई थी। देन गुलामों या फिर युद्ध बंदियों को दास बनाने पर प्रतिबंध लगाया गया था, ये 1582 में हुआ था। देन तीर्थ यात्रा कर को रद्द किया गया, वो 1563 में हुआ था। फिर जजिया कर समाप्त किया गया था, वो 1564 में हुआ था। तो ये सारी डेट्स को एकदम अच्छे से याद कर लेना है। दोबारा से रिपीट कर दे रही हूँ। फतेहपुर सीकरी की जो स्थापना हुई थी 1571 में हुई थी। इबादत खाना की स्थापना 1575 में हुई थी। मजहर की घोषणा 1579 में हुई थी। दिन ए इलाही गुलामों युद्ध बंदियों को दास बनाने पर प्रतिबंध, ये 1582 में हुई थी। एंड तीर्थ यात्रा कर को रद्द किया गया था 1563 में। एंड जजिया कर समाप्त किया गया था 1564 में। ठीक है, फिर इसके बाद जहांगीर को देख लेते हैं। द मेवार मुगल ट्रीटी वॉज साइंड बिटवीन अमर सिंह एंड विच मुगल एम्परर इन 1615 एडी। तो जहांगीर के टाइम पे हुआ था। ठीक है, 1615 ईस्वी में अमर सिंह और मुगल सम्राट जहांगीर के मध्य मेवाड़ मुगल संधि हुई। यह संधि 5 फरवरी 1615 को लागू हुई थी। संधि का प्रस्ताव मेवाड़ की ओर से हरिदास झाला और शुभकर्ण ने प्रस्तुत किया। ठीक है, इस संधि के अनुसार राजकुमार कर्ण सिंह मुगल दरबार में उपस्थित होंगे। कर्ण सिंह को 5,000 का मनसबदार बनाया जाएगा। ठीक है, फिर which Mughal ruler is known to have installed a bell of justice to facilitate his subjects in getting their cries for justice to be heard? कौन सा मुगल शासक अपनी प्रजा द्वारा ही प्रजा द्वारा दी गई न्याय की पुकार का सुना जाना सुविधाजनक बनाने के लिए न्याय का घंटा लगाने के लिए जाना जाता है? तो ये जहांगीर जो थे उस टाइम पे ये बेल ऑफ जस्टिस जो है ये लगाया गया। तो मुगल शासक जहांगीर ने अपनी प्रजा द्वारा दी गई न्याय की पुकार को सुने जाने को सुविधाजनक बनाने के लिए न्याय का घंटा जो आगरे के किले के शाह बुर्ज और यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाई गई थी के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो ये आगरा किला जो अकबर ने ही बनवाया था, उसमें इन्होंने ये जो न्याय का घंटा है जहांगीर ने लगवाया था। ठीक है, तो इसको अकबर मत लगा देना, इसका सही आंसर जहांगीर होगा। फिर नेक्स्ट है द ग्रेटेस्ट फेलर ऑफ द रेन ऑफ जहांगीर वॉज जहांगीर। तो क्या था? जहांगीर के शासनकाल का अंत क्यों हो गया, या फिर उनका सबसे बड़ा फेलर क्या था? उनके मतलब उनके शासनकाल में सबसे बड़ा फेलियर का रीजन क्या था? तो वो था द लॉस ऑफ कंधार टू पर्शिया। जहांगीर मुगल साम्राज्य का चौथा शासक था। यह सम्राट अकबर का पुत्र था। जहांगीर के शासनकाल की सबसे बड़ी विफलता 16 से 22 ईस्वी में फारस के शाह द्वारा मुगलों से कांधार छीन लेना था। ठीक है, तो द लॉस ऑफ कांधार टू पर्शिया। इसके बाद शाहजहां हुज रेन वाज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर। तो गोल्डन एज ऑफ मुगल एरा, ये बेसिकली इन्हीं को बोला जाता है, शाहजहां के काल को, क्योंकि इनके टाइम पे बिल्डिंग्स वगैरह बहुत ज्यादा बनी थी। शाहजहां के शासनकाल में मुगल स्थापत्य और वास्तुकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी। इसके काल को मुगल स्थापत्य और वास्तुकला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। उसके बाद औरंगजेब देख लेते हैं। विच मुगल एम्परर वॉज ए प्रोफिशिएंट बीना प्लेयर। तो औरंगजेब ऑब्वियसली मुगल शासक औरंगजेब एक कुशल बीड़ा वादक था। औरंगजेब छठवां या फिर छठा मुगल शासक था। उसे आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। इसको औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। ठीक है, तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है जिंदा पीर किसको कहा जाता है। उसने 1658 से 1707 तक शासन किया। उसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया और भारत में सबसे बड़ा साम्राज्य बन गया। फिर नेक्स्ट है हु रीइंट्रोड्यूस्ड जजिया। तो जजिया को रीइंट्रोड्यूस भी औरंगजेब ने कराया था। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा था कि जजिया कर को जो है अकबर ने तो खत्म करा दिया था, अभी हमने देखा था जस्ट।
हाँ, जजिया कर समाप्त किया था 1564 में अकबर ने। और अब ये कह रहे हैं कि औरंगजेब ने क्या किया था, रीइम्पोज किया था या रीइंट्रोड्यूस किया था जजिया को। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अकबर ने 1562 में दास प्रथा, 1563 में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया। तो ये सारी डेट याद रखनी है। दास प्रथा को 1562 में खत्म कराया, 1563 में तीर्थ यात्रा कर को खत्म किया और 1564 में जजिया कर को समाप्त किया। जबकि रीइंट्रोड्यूस किसने किया था, औरंगजेब ने। औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लगाया था। सामूगढ़ की विजय के उपरांत एवं आगरा पर अधिकार कर लेने के पश्चात औरंगजेब ने 21 जुलाई 1658 को दिल्ली में अपना प्रथम राज्याभिषेक कराया और अबुल मुजफ्फर आलमगीर की उपाधि धारण की। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। ठीक है, तो मैंने अभी बोला था कि औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर एबॉलिश द सेलिब्रेशन ऑफ नवरोज ड्यूरिंग हिज रेन। तो किसने नवरोज प्रथा मतलब सेलिब्रेशन ऑफ नवरोज किसने जो है ये एबॉलिश कर दिया था, तो ये भी औरंगजेब ही था। ठीक है, औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। इस्लामी कानून का कट्टरता से पालन करने के कारण सुन्नी प्रजा उसे जिंदा पीर के नाम से पुकारती थी। औरंगजेब का मुख्य लक्ष्य भारत को दारुल हर्ब या फिर काफिरों का देश से दारुल इस्लाम यानी कि इस्लाम का देश में परिवर्तन करने का था। इसने सिक्कों पर कलमा खुदवाया, तुलादान एवं झरोका दर्शन प्रथा, पारसी त्योहार, नौरोज एवं हिंदू त्योहारों, सार्वजनिक संगीत समारोह तथा भांग उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया। जनता शरीयत के अनुसार जी रही है कि नहीं, इसको देखने के लिए औरंगजेब ने मुहत्सिब नामक अधिकारी को नियुक्त किया। विच मुगल एम्परर वॉज कंसिडर्ड एज जिंदा पीर। तो औरंगजेब को क्या कहा जाता है, जिंदा पीर। मुगल सम्राट औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। मुगल सम्राट को क्या कहा जाता था, औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता था। औरंगजेब का पूरा नाम मुईउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब था। बाबर को मुगल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। और शाहजहां को भारत में स्थापत्य का मोती कहा जाता है। अकबर को एक उदारवादी मुगल सम्राट कहा जाता है। इसने दीन ई इलाही धर्म चलाया था। फिर इसके बाद में मिडिवल आर्ट आर्किटेक्चर ऑफ मिडिवल पीरियड, इसको देख लेते हैं। तो बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था, तो बिल्कुल पूछने वाली बात ही नहीं है, अकबर ने बनवाया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर मुगल शासक अकबर द्वारा वर्ष 1571 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया गया था। इसके अतिरिक्त अतिरिक्त आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी स्थित जामा मस्जिद, पंचमहल, जोधाबाई महल, लाहौर का किला, इलाहाबाद के किले आदि का निर्माण भी अकबर द्वारा कराया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट बिल्ट ड्यूरिंग अकबर रेन। तो अकबर फोर्ट, तो आगरा फोर्ट जो है वो अकबर के टाइम पे बना था। फतेहपुर सीकरी ये भी अकबर के टाइम पे। बुलंद दरवाजा ये भी। जामा मस्जिद दिल्ली ये शाहजहां के टाइम पे हुआ था। ठीक है, तो दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण अकबर के शासन में नहीं हुआ था, वस्तुतः इस जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अकबर ने आगरा के लाल किले का निर्माण करवाया और फतेहपुर सीकरी में लाल बलुआ पत्थर से 7 मील लंबे 7 मील लंबे घेरे वाले किले का निर्माण करवाया और इसे अपनी प्रशासनिक राजधानी बनाया। फतेहपुर सीकरी में ही बुलंद दरवाजा अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। ठीक है, वे नेक्स्ट देख लेते हैं। The Mughal style of miniature painting is an amalgamation of indigenous themes and styles along with Persian and later European themes and styles. ठीक है, फिर नेक्स्ट है विच टेम्पल इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक पगोडा। तो सन टेम्पल ऑफ जो ये कोणार्क है, इसको जो आपने सुना ही होगा, ये उड़ीसा में है। उड़ीसा के कोणार्क कोणार्क मंदिर के नाम से इसको जाना जाता है। तो कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित 13वीं शताब्दी का एक हिंदू मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। तो आपको राजा का भी नाम याद रखना है। नरसिंह देव प्रथम ने इसका जो है निर्माण करवाया था। मंदिर का विशाल मीनार काले रंग का दिखाई देता है, इसलिए इसे ब्लैक पगोडा कहा गया है। यूनेस्को ने वर्ष 1984 में इसे विश्व विरासत स्थल का दर्जा प्रदान किया था। फिर गोलकोंडा फोर्ट के बारे में देख लेते हैं। तो ये कहाँ पर है, तो ये तेलंगाना में है गोलकोंडा फोर्ट।
ठीक है। गोलकोंडा का किला तेलंगाना राज्य में हैदराबाद के समीप अवस्थित है। इस किले का निर्माण 11वीं शताब्दी में काकतीय वंश के शासक प्रताप रुद्र ने करवाया था। यह किला ग्रेनाइट की एक पहाड़ी पर बना है जिसमें मुख्यतः 8 दरवाजे हैं। 16वीं शताब्दी में कुतुब शाही वंश के शासकों ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है द हिंदू टेम्पल ऑफ इंडिया श्रीरंगम टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच प्लेस। ठीक है, तो श्रीरंगम टेम्पल ये कहाँ पर है? ये बेसिकली तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में है। ठीक है, तो भारत का हिंदू मंदिर श्रीरंगम मंदिर तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले में स्थित है। श्रीरंगम मंदिर एक तरफ कावेरी नदी से तथा दूसरी तरफ कावेरी नदी की शाखा कोलेरून नदी से घिरा है। यह भगवान विष्णु का मंदिर है जिन्हें श्री रंगनाथ स्वामी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है विच टेम्पल इज फेमस एज द टेम्पल ऑफ रेड्स। तो टेम्पल ऑफ रेड्स किसको कहा जाता है? तो करनी माता जो मंदिर है या करनी माता टेम्पल है, इसको टेम्पल ऑफ रेड्स के नाम से जाना जाता है। करणी माता का मंदिर एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जो राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। ठीक है, जो करणी माता का मंदिर है एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जो राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। इसमें करणी माता का मूर्ति स्थापित है। यह मंदिर चूहों का मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। मंदिर में सफेद चूहों का दर्शन मंगलकारी माना जाता है। नेक्स्ट है द टॉम ऑफ मरियम उज जमानी इज द मौजोलियम ऑफ द वाइफ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर लोकेटेड एट सिकंदरा। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक की बेगम का मकबरा मरियम उज जमानी सिकंदरा में स्थित है? तो ये अकबर। ठीक है, मरियम उज जमानी का मकबरा जोधा भाई का मकबरा है जो मुगल सम्राट अकबर की हिंदू पत्नी है जो आगरा मथुरा सड़क के बाई और सिकंदरा में अकबर के मकबरे के पश्चिम में स्थित है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है वेयर इज बीबी का मकबरा सिचुएटेड। तो ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में, और इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था? तो ये राबिया उद दुरानी उर्फ दिल रास बानो बेगम भी इनका नाम है। और इनके जो खुद के पुत्र हैं उन्होंने ही इनका जो है निर्माण कराया था। बीबी का मकबरा महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद में स्थित है। यह मकबरा मुगल सम्राट औरंगजेब के पत्नी इनके लिए बनवाया गया था, लेकिन इन्हीं के जो बेटे थे उन्होंने ही बनवाया था। ठीक है, अच्छा इसमें ये मेंशन नहीं है। हाँ, इस मकबरे का निर्माण राजकुमार आजम शाह ने अपनी माँ की स्मृति में सन 1651 से 1661 के दौरान करवाया था। ठीक है, तो इतना टाइम इसमें लग गया था बनवाने में। चलिए फिर आगे देख लेते हैं। मुझे लग रहा है कि कुछ टॉपिक रह जाएंगे, थोड़ा बहुत रह जाएगा, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, मुझे लग रहा है कि एक लेक्चर और आएगा फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो फिर आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, और जो चीज़ें रह गई हैं, जो टॉपिक क्वेश्चंस रह गए हैं, उनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। एंड इसी तरीके से आप लोग जो है सपोर्ट करते रहिए, और अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।